गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो स्टार्ट करते हैं। किसी जीव द्वारा समान प्रकार के जीवों अर्थात उसी प्रजाति की अगली पीढ़ी को व्यक्त करने वाली संतति का निर्माण ही बच्चों जनन कहलाता है। ठीक है, यानी जब कोई जीव अपने जैसे जीव को पैदा करता है यानी अपनी जैसी संतान को वो जन्म देता है, तो इस प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं जनन। एकल जीव के लिए जीवित बने रहने के लिए प्रजनन एक आवश्यक प्रक्रिया, यानी कि अगर किसी प्रजाति को या फिर किसी जीव को अपने जो वंश है उसको चलाना है, तो उसके लिए प्रजनन एक आवश्यक प्रक्रिया हो जाती है। ये किसी भी दृष्टि से अनुरक्षण प्रक्रिया नहीं है, यानी कि इसे आप मेंटेनेंस प्रक्रिया नहीं कह सकते हैं। अतः जीवित जीव को परिभाषित करने का आधार भी बनाया जा सकता है। बच्चों, जनन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि जब जनन की प्रक्रिया होती तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा की खपत होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। जब जनन जीवित बने रहने के लिए आवश्यक ही नहीं, तो इस पर ऊर्जा व्यय करने की क्या आवश्यकता है। जब हम जनन के महत्व को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा को व्यय करना भी जनन के महत्व को के सामने गौण हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों, ऊर्जा से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जनन। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, यानी क्या जो जीव होते हैं वो अपने ही जैसे हूबहू जीव को जन्म देते हैं? एक ही प्रजाति के जीव अपनी कद काठी, आकार, प्रकार, रूप आदि अर्थात समान शरीर अभिकल्प के कारण ही समान दिखाई देते हैं। यानी कोई भी अगर जीव है अपने जैसे जीव को जन्म दे रहा है, तो उसका जो कद काठी होगा, उसका जो आकार होगा, रूप होगा, यानी कि जो शारीरिक संरचना है पूरी तरीके से समान होगी। यानी जैसे कोई अगर बिल्ली जो है अपनी जो संतान को जन्म देती है तो वो बिल्ली जैसी ही दिखेगी, ना कि वो कुत्ते जैसी दिखेगी। अगर शरीर अभिकल्प यानी कि जो बॉडी डिज़ाइन है समान है, तो स्पष्ट है कि उनका ब्लूप्रिंट भी एक सा होगा। यानी ब्लूप्रिंट यानी कि फोटोकॉपी, जैसे आप फोटोकॉपी कराते हैं तो हूबहू वैसे ही होता है, उसी तरीके से जो ब्लूप्रिंट होगा किसी भी जीव का बिल्कुल वैसा ही होगा। एक ही प्रजाति के जीव समान प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ को साझा करते हैं। यानी जैसे कि जो डीएनए होता है वो बच्चों आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, वही बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साझा होता रहता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता रहता है, आगे जाता रहता है। बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का निर्माण मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए से होता है। इसी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में किसी भी जीवधारी के सभी गुण का ब्लूप्रिंट होता है। यानी जो डीएनए होता है बच्चों, डीएनए का जो फुल फॉर्म है क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और इसी में ही ब्लूप्रिंट, जो भी गुण हैं किसी भी जीव के, वो उसमें छिपे होते हैं। जब ये एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होते हैं तो हूबहू वैसे ही ये ब्लूप्रिंट यानी कि फोटोकॉपी हो जाते हैं। एक ही प्रजाति के जीव में डीएनए लगभग समान प्रकार का होता है, इसलिए एक प्रजाति के जीव समान दिखाई देते हैं। यानी कि जो डीएनए होगा एक ही जैसा होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही डीएनए ट्रांसफ़र होगा। डीएनए में जीव के आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। यानी इसका अर्थ है ये है कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए इनके अंदर कोई ना कोई कोडिंग होती है, कोई ना कोई संदेश होता है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से अपनी कोडित सूचना को अभिव्यक्त करता है। समान प्रकार के जीवों में समान प्रकार का डीएनए होगा। यानी जो एक प्रकार का जीव होगा, जैसे आम का अगर वृक्ष है तो वो जब अपना जीव जो है
बनाएगा, यानी कि जो उसका बीज होगा उसमें बच्चों आम के ही डीएनए होगा। ठीक है। अतः समान प्रकार की प्रोटीन भी बनेगी और उसी प्रकार की प्रोटीन भी बनेगी। प्रोटीन जीव के लक्षणों का निर्धारण करती है, यानी जो किस प्रकार की प्रोटीन बन रही है इससे जो जीव है उसके लक्षणों का पता चलता है। तो डीएनए के संदेश के भिन्न होने पर बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। अगर डीएनए ये संदेश देता है कि जो डीएनए प्रोटीन बन रही है वो अलग है, तो क्या कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी एकदम अलग हो जाएगा जीव का। भिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है, यानी जो भी विविधता पाई जा रही है बच्चों वो डीएनए के कारण ही हो रही है, क्योंकि उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन बन रहे हैं उसके कारण ही शारीरिक अभिकल्प यानी कि जो बॉडी डिज़ाइन है किसी भी जीव का, जो शारीरिक संरचना है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। अब देखते बच्चों कि प्रजनन में डीएनए की प्रतिलिपि बनती है, यानी कि कैसे बनती है। तो बच्चों समान प्रकार का जो शरीर अभिकल्प है प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि एक समान प्रकार का डीएनए उपलब्ध कराया जाए, यानी एक ही प्रकार का डीएनए हो। अतः कोशिकाओं में डीएनए की प्रतिलिपि यानी कि जो कॉपी होती तैयार करने की एक प्रक्रिया उपलब्ध होती है और इसी प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए प्रतिलिपिकरण कहते हैं। यानी कि जब भी कोई भी कोशिका अपनी जन संतति कोशिका बनाती है तो उसमें जो डीएनए का ट्रांसफ़र होता है बच्चों वो हूबहू बिल्कुल वैसा ही डीएनए की कॉपी चली जाती है और इसी को बोलते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। यह भी उल्लेखनीय है कि डीएनए स्वयं प्रतिलिपिकरण में सक्षम नहीं होता है और डीएनए खुद रेप्लिकेट नहीं होता है। इसे प्रतिलिपिकरण हेतु कोशिकीय यानी कि जो कोशिकीय मशीनरी यानी कि जो सेलुलर मशीनरी है उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि जो सेल में जो मशीन्स होती हैं उनकी ज़रूरत होती है उसे। स्पष्ट है कि जो मौलिक रूप से जो जनन है वो डीएनए का प्रतिलिपिकरण ही है। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको जनन मौलिक रूप से डीएनए का प्रतिलिपिकरण दिखाया गया है। एक कोशिका है, कोशिका के अंदर डीएनए है। ठीक है। अब क्या होगा कि उसका जो है प्रतिलिपिकरण होगा, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा कि यानी कि एक डीएनए का हूबहू वैसा ही फोटोकॉपी जो है डीएनए की बन जाएगी। उसके बाद जो है कोशिकीय मशीनरी के सृजन के द्वारा एक खांचा बन जाता है कोशिका की बाहरी ओर। उसके बाद ये अपने आप ही दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो ये तो है बच्चों जनन मौलिक रूप से डीएनए का प्रतिलिपिकरण जो है एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए कि डीएनए प्रतिलिपिकरण एक जटिल प्रक्रिया यानी कि एक आसान प्रक्रिया नहीं, इसके लिए बहुत एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का योगदान होता है। प्रतिलिपिकरण के फलस्वरूप बच्चों जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिलिपियां या फिर प्रतिकृति बन जाती है, यानी कि हूबहू वैसे ही फोटोकॉपी जो है यानी कि जो डीएनए की जो कॉपी है वो बनती है। और जनन कोशिका ऐसा नहीं कर सकती कि मूल प्रतिकृति को स्वयं बनाए रखे और नई प्रतिकृति को कोशिका से बाहर निकाल दे, यानी कि ये डीएनए के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपने अंदर जो है यानी कि अपने पास जो है जो मूल प्रतीक है, जो मूल जो क्या कहते हैं कॉपी होती, मूल उसकी जो प्रतिकृति होती है वो अपने पास रखेगी और जो नई कोशिका बन रही है उसके अंदर जो है नई प्रतिकृति यानी कि नई कॉपी जो है वो भेजे। ये उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती है। बच्चों डीएनए के पास जो है जैव प्रक्रमों के अनुकरण के लिए कोशिकीय संरचना का होना भी आवश्यक है, यानी कि डीएनए के पास यानी कि जो भी अनुरक्षण हो रहा है, जो भी जैविक प्रोसेस होते हैं यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं जीव में कोशिका संरचना के अंदर, तो वो बच्चों डीएनए के कारण ही होता है। अतः डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। अगर कोशिका जो है वो टूट फूट गई है तो अगर कोशिका टूट फूट गई है तो नई कोशिका जो बनेगी वो भी बच्चों डीएनए के कारण ही बनती है। अतः अंततः जो डीएनए प्रतिकृतियां हैं अलग अलग हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बना लेती हैं।
ठीक है। यानी कि एक कोशिका में अगर कोई डीएनए है वो अपना हूबहू जो है फोटोकॉपी तैयार करता है, उसके बाद जो है एक कोशिका जो है दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों की डीएनए का यानी कि जो जनन है उस उसके प्रकार क्या हैं, यानी कि द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जीवों की विशाल जीव विविधता में प्रजनन करने की विधियां भी बच्चों विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी कि अलग अलग जीव में अलग अलग तरीके की प्रजनन प्रक्रिया होती है। कुछ विधियां जो होती हैं बच्चों वो अपेक्षाकृत बहुत सरल होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक कोशिकीय अगर जीव लेते हैं हम लोग, तो उनमें जो जनन है वो बहुकोशीय जीवों की अपेक्षा जो है वो बहुत सरल और जटिल विहीन होती है, यानी कि उसमें जटिलता नहीं होती है। बहुत आसानी से वो अपना जो है जनन करते हैं। कुछ जीवों में बच्चों जनन की प्रक्रिया केवल एक जीव द्वारा संपन्न की जाती है, जबकि कुछ दूसरों प्रकार में जो जनन है उसमें भिन्न अंगों भिन्न लिंगों के जीवों की उपस्थिति आवश्यक होती है। यानी कि कुछ में तो एक ही जीव है, वही क्या कहते हैं कि पेरेंट सेल बन जाती है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि दो भिन्न लिंगों की आवश्यकता होती है, एक मादा एक नर। जनन की सभी विधियों में को मुख्यतः दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी अगर हम लोग जनन देखते हैं तो उसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है बच्चों अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। तो अलैंगिक को बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक को बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन में केवल बच्चों एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी जो जनक है वो एक ही होगा, ठीक है। और लेकिन जब लैंगिक जनन होता है उसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार की जो विधियां होती हैं वो देखते हैं। जब जनन में केवल एक जनक भाग लेता है तब जनन की विधि बच्चों अलैंगिक जनन कहलाती है। यानी जब कोई जनन हो रहा है, कोई जनन की प्रक्रिया हो रही है, उसमें केवल एक ही जीव यानी कि एक ही पेरेंट जो है वो अपना रोल निभाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति बाह्य लक्षणों व आनुवंशिक रूप से जनक लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति जो होती है वो बाह्य लक्षणों व आनुवांशिक रूप से भी जनक के समान होती है। यानी कि जो पेरेंट है उससे जो ऑफस्प्रिंग बन रही है, यानी कि जो संतति कोशिका बन रही है, उसमें जो बाह्य लक्षण हैं और जो आनुवंशिक लक्षण हैं, उन दोनों रूपों में जो संतति होती है वो जनक के समान होती है। आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाएं या जीव क्लोन कहलाते हैं। यानी जो भी आनुवंशिक रूप से कोशिकाएं बन रही हैं वो एक दूसरे की क्लोन होंगी। क्लोन का मतलब फोटोकॉपी होगी, ठीक है। हूबहू बिल्कुल जिसे कहते हैं जुड़वा, आपने देखा होगा, बिल्कुल वो लोग एक दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे की फोटोकॉपी होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं, एक ही तरीके के जीव होंगे। अब देखते हैं बच्चों की अलैंगिक जनन की विशिष्टताएं क्या होती हैं। अलैंगिक प्रजनन केवल समसूत्री विभाजन पर आधारित होता है। इसके लिए भी पद में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी कि जब भी अलैंगिक जनन होगा तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन मतलब कि जिसमें मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बन रही हैं और उसमें जो विभाजन हो रहा है गुणसूत्रों का वो बराबर बराबर होगा। यानी अगर 23 हैं, अगर 23 इस्तेमाल हो रहे हैं जनक के जो गुणसूत्र हैं वो 23 दोनों ही संतति कोशिकाओं में पहुंचेंगे। और इसके किसी भी पद में किसी भी स्टेप में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। इसमें ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही युग्मक संलयन होता है। यानी कि जो जाइगोट बनेगा वो नहीं बनता, जो कि लैंगिक जनन में बनता है वो मतलब अलैंगिक जनन में बिल्कुल भी नहीं बनेगा और ना ही उनका जो है संलयन होगा, यानी कि मिलन होगा। अलैंगिक जनन से बनी संतति में विभिन्नताओं का प्रायः अभाव होता है। यानी कि उनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस नहीं होते हैं किसी भी संतति में। यह प्रजनन की
तीव्र विधि है, यानी कि बहुत तेजी से ये प्रजनन होता है तथा प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। और अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तभी प्रजनन ये संपन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अगर जो परिस्थितियां हैं अनुकूलित नहीं हैं यानी प्रतिकूल हैं, तो जो प्रजनन प्रक्रिया नहीं होगी। यह प्रजनन का सरल व आदि रूप है, यानी बहुत पुराने तरीके का ये जो प्रजनन है ये। अलैंगिक जनन बच्चों उच्च कशेरुकी यानी कि जो हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं तथा कशेरुकी जंतु यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें अनुपस्थित होते हैं। ये जो अलैंगिक जनन होता है बच्चों, जैसे कि हायर जीव होंगे, जो बड़े जीव होते हैं, जो यानी जटिल जीव होते हैं, उनमें ये प्रजनन नहीं होता है और ना ही कशेरुकी जंतुओं में ये उपस्थित होता है। ये मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों तथा निम्न अकशेरुकी जीवों में ही पाया जाता है। उच्च पादप में भी बच्चों वर्धी प्रजनन के रूप में अलैंगिक जनन का प्रदर्शन होता है, यानी कि जो पादप होते हैं उच्च कोटि के, यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें जो अलैंगिक जनन होगा वो वर्धी प्रजनन के रूप में होगा। अलैंगिक प्रजनन जो है पौधों में या फिर जीवों में बच्चों मुख्य रूप से होते हैं, जैसे विखंडन है, खंडन है, पुनरुद्व भवन है, मुकुलन है, कायिक प्रवर्धन है या फिर बीजाणु बीजाणु निर्माण है। यानी इन विधियों के द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। सबसे पहले देखेंगे बच्चों विखंडन। विखंडन को बच्चों फिजन भी कहते हैं। विखंडन यानी कि एक जीव का खंड खंड में टूटना। विखंडन एक कोशिकीय जीवों में जनन की मुख्य विधि है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हो गया, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, युगलीना, लैशमेनिया हो गया आदि। जनन जो है वो विखंडन विधि के प्रयोग के द्वारा ही होती है। विविध प्रकार के जीवों में विखंडन के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से विखंडन की प्रक्रिया होगी। विखंडन जो होता है बच्चों मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। बच्चों शब्द से ही क्लियर होता है, द्वि मतलब दो। एक जीव जब दो खंडों में यानी कि दो में विभाजित हो जाता है तो उसे कहते हैं द्विखंडन। और यदि अगर जीव जो है बहुत सारे जीवों में टूटता है तो उसे कहते हैं बहुखंडन। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों द्विखंडन क्या है, यानी कि बाइनरी फिजन। द्विखंडन को बच्चों बाइनरी फिजन भी कहते हैं। बाय यानी कि दो, यानी कि एक जीव जब दो में टूटेगा तो उसे कहते हैं द्विखंडन। तो द्विखंडन का शाब्दिक अर्थ है कि जीव का दो टुकड़ों में बंटना। यह अलैंगिक जनन का सरलतम रूप है, यानी कि सबसे सरल रूप है अलैंगिक जनन का, जिसमें एक कोशिकीय जीव जो होता है वो दो समान भागों में बंटकर दो संततियों का निर्माण करता है। बैक्टीरिया व अन्य प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है, यानी कि जब बैक्टीरिया है या फिर अन्य प्रोटोजोअन्स हैं, ये क्या करते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा द्विखंडन जो प्रक्रिया के द्वारा जो है ये जो जनन करते हैं। लेकिन द्विखंडन का जो तल है या विभाजन की अक्ष अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। यह बच्चों निम्न प्रकार का हो सकता है, जैसे अनियमित द्विखंडन, यानी कि इर्रेगुलर होगा कहीं। जैसे आप अमीबा में देखते हैं तो अमीबा में शरीर आकार निश्चित नहीं होता, ये आपको पता ही है। पर्याप्त वृद्धि के पश्चात इसका केंद्रक भी है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। सबसे पहले जो क्या विभाजित होगा, केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद जो है कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। उसके लिए बच्चों सबसे पहले खांचा बन जाता है। जब खांचा बनने के बाद जो है ये दो भागों में बंट जाता है। प्रत्येक नए बनी कोशिका में केंद्रक का आधा आधा भाग और कुछ कोशिका द्रव्य भी होता है। तो अमीबा में विखंडन का कोई निश्चित तल नहीं होता है, अर्थात ये किसी भी तल में विभाजित हो सकता है, यानी कि किसी भी जगह से ये विभाजित हो सकता है। एक कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती है जहाँ से ये विभाजित हो। अतः बच्चों इसे कहते हैं अनियमित द्विखंडन। ठीक है, उदाहरण है बच्चों अमीबा। देखिए क्या हुआ कि अमीबा जो है इसका जो डीएनए जो केंद्रक है ये धीरे धीरे दो में विभाजित हो रहा है। देखिए दो केंद्रकों में विभाजित हो गया। उसके बाद जो इसका कोशिका द्रव्य है उसमें एक खांचा बन जाता है। यही खांचा जो है आगे चल के आगे जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद जो एक अमीबा जो कोशिका है दो में विभाजित हो जाता है। यानी अमीबा में जो है वो द्विखंडन होता है, लेकिन वो होता है अनियमित रूप से होता है।
अब देखते हैं बच्चों अनुप्रस्थ द्विखंडन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये बच्चों पैरामीशियम में होता है। इसमें द्विखंडन का तल अनुप्रस्थ होता है। यानी देखिए क्या केंद्रक है, केंद्रक में केंद्रक के नीचे देखिए एक फर्रो खांचा टाइप का बन रहा है। उसके बाद जो है बीच में बनने के बाद एक जो अनुप्रस्थ बन जाता है, अनुप्रस्थ एक तल बन जाता है। यही अनुप्रस्थ तल जो है एक दूसरे से मिलने के बाद एक को केंद्रक जो है दो दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। इसी तरीके से है कोशिका द्रव भी विभाजित हो जाएगी और एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। अब देखते बच्चों लंबवत द्विखंडन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो युगलीना लंबवत तल में विभाजन प्रदर्शित करता है। यानी काला जार रोग उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोअन है जिसे कहते हैं लेशमेनिया, जिसमें चाबुक जैसा फ्लैजुला पाया जाता है। जैसे चाबुक आप हंटर का जो चाबुक होता है मारा जाता है, उसी तरीके से उसका फ्लैजुला होता है यानी कि मूव करता रहता है। ये भी जो है लंबवत द्विखंडन प्रदर्शित करता है। ये कहा जा सकता है कि अमीबा की अपेक्षा जो है लेशमेनिया, पैरामीशियम या फिर युगलिना में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। युगलिना भी फ्लैजुलेटेड जीव है, यानी कि उसमें फ्लैजुला पाया जा रहा है इसलिए वो फ्लैजुलेटेड है। इसलिए यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं लंबवत द्विखंडन होता है। देखिए क्या हो गया, ये है लेशमेनिया का स्ट्रक्चर है यानी कि संरचना है। इसमें नीचे से एक लंबवत जो खांचा है वो बन रहा है। अब ये धीरे 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 जो है आगे बढ़ता चला जाता है और एक केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है और एक फ्लैजुला जो है दो फ्लैजुला में विभाजित होने के बाद जो है एक लेशमेनिया से दो लेशमेनिया बन जाते हैं। अब बच्चों देखते हैं बहुखंडन क्या है। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के खंडन में कोई एक कोशिकीय जीव खंडित होकर के अनेक नए जीवों का निर्माण करता है। यानी कि एक कोशिका जीव जो है वो बहुत सारे जीवों में जब टूट जाता है यानी कि बनते हैं, तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। बच्चों मलेरिया है, मलेरिया परजीवी है, उसका मलेरिया का जो परजीवी है जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम, इसमें बहुखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार के जनन में जनन कोशिका का केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर के कई छोटे छोटे केंद्रक बना देता है। यानी कि जो एक केंद्रक होगा बहुत छोटे 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 केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद जो प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर उसका कुछ न कुछ कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है। उसके बाद कोशिका कला बन जाती है। इस प्रकार जो है एक जीव जो है बहुत सारे जीवों में बदल जाता है यानी कि टूट जाता है। तो इसको कहते हैं बच्चों बहुखंडन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार बच्चों एक जनन कोशिका के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे जीव बन जाते हैं। जनक कोशिका के फटने से ये सभी जीव जो है मुक्त हो जाते हैं। और जब ये जो बहुखंडन में क्या होगा, ये जो बहुत सारे जीव बने हैं ये एक ही कोशिका केंद्रक में बने कोशिका जो मतलब जो कला है उसके अंदर रहेंगे। उसके बाद धीरे से वो फट जाती है और बड़ी संख्या में ये जो जीव होते हैं बाहर निकल आते हैं। जनक कोशिका के फटने से बच्चों ये जीव सभी मुक्त हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम में ये आरबीसी व यकृत कोशिकाओं के अंदर होता है। यानी कि हमारे शरीर में जब भी मलेरिया हो जाता है तो जो प्लाज्मोडियम होता है या तो वो आपके जो ब्लड है उसके जो कॉर्पसल्स हैं यानी आरबीसी उसमें रहते हैं या फिर यकृत में रहते हैं। तो उनके अंदर जो है ये अपनी प्रजनन की प्रक्रिया करता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो अमीबा में भी प्रतिकूल परिस्थितियों में पुटी भवन यानी कि बहुखंडन देखा गया। यानी कि जब भी अमीबा के चारों ओर जो वातावरण है उसके अनुकूल नहीं है, जो भी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, तो क्या होता है कि वो इसी प्रकार का जो प्रजनन प्रक्रिया करता है। इस समय जनक जो है अमीबा अपने चारों ओर एक सिस्ट सा निर्माण कर लेता है। सिस्ट यानी कि कवरिंग सा बना लेता है जिसके अंदर वो रहता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो बाहर की जो झिल्ली होती है वो फट जाती है और सभी जीव जो हैं बाहर आ जाते हैं। ये देखिए बच्चों प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया दिख रही है।
तो जब भी अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तो बाहर की जो झिल्ली है ये फट जाएगी और सभी जीव जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।